नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान देख रहे थे, जिसमें हम लोग ने भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान का महत्व, संविधान के जो विकास के चरण होते हैं उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड अधिनियम 1813, 1833 और उसी श्रृंखला में आज एक अंतिम चार्टर बचा हुआ है। इसके बाद जितने भी राजलेख होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और जितना भी शासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था वो समाप्त हो जाता है और ब्रिटेन की सरकार सारे शासन को क्या कर लेती है, हैंड ओवर कर लेती है, अपने पास कर लेती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके आगे आने वाले जितने भी अधिनियम हैं वो भारत शासन अधिनियम के नाम से फिर क्या होंगे, जाने जाएंगे। तो चलिए, राजलेख का आज अंतिम एक्ट बचा हुआ था जिसको हम लोग देखते हैं और उस एक्ट का नाम है 1853 का राजलेख। ठीक है, ये क्या था कि 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन के संबंध में कंपनी की शक्तियां को बहुत कम कर दिया गया था। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी, बहुत ज़्यादा उनको अधिकार दिए गए थे, धीरे धीरे क्या कर दिए गए, उन शक्तियों को कम कर दिया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ ये कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई, जिसके लिए विधि निर्माण हेतु भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है ना। पहले क्या था, जो उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 6 सदस्यों की संख्या की गई थी, लेकिन उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 12 तो कर दिया गया और यही 12 सदस्यीय विधान परिषद की क्या होती है, स्थापना होती है। यह एक तरह से लघु संसद के रूप में भी क्या होती है, जानी जाती है। इसका मुख्य कारण था कि विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे, जो आपके लोकल एरिया के क्षेत्र होते हैं, उनको इसमें क्या किया, सम्मिलित किया गया और जिसके आधार पर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत भी क्या किया गया, लागू किया गया। जिससे ये हुआ कि जितने भी क्षेत्र विशेष से संबंधित लोग थे उन्हें भी इसमें जोड़ने का पूर्ण रूप से क्या किया गया, प्रयास किया गया। प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या की गई, व्यवस्था की गई इसके अंतर्गत। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट इसका है कि विधि सदस्य, आपने पहले देखा होगा कि एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई थी और उस विधि सदस्य को क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य का क्या कर दिया गया, दर्जा दे दिया गया। इसके पहले उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन 1853 के राजलेख के द्वारा उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। अगला है, इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां अब निर्देशकों की अनुशंसा पर न होकर, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस अधिनियम का, ये आप जरूर याद रखिएगा, निर्देशकों की अनुशंसा पर न होकर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कराने की क्या की गई, व्यवस्था की गई। इस प्रकार इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था क्या की गई, इस अधिनियम में की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में जो था नामजदगी का जो सिद्धांत था पहले का, उसको समाप्त कर जितने भी महत्वपूर्ण पद थे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की क्या की गई, व्यवस्था की गई। और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल करने का जो प्रावधान किया गया वह भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए जो हम लोग की लड़ाई चलती है, IAS PCS के लिए, इसी के लिए पहले क्या था, ये परीक्षाएं इंग्लैंड में होती थी, बाद में फिर इसको भारत में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज कराने की व्यवस्था की जाती है। आगे चल के हम इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी। सुभाष चंद्र जो हमारे बोस थे, उन्होंने भी इस परीक्षा को क्या किया था, पास किया था। और कहा जाता है कि जो निर्देशक मंडल थे, इसमें शायद वो पॉइंट है नहीं,
मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा कि जो निर्देशक मंडल थे उनकी सदस्यों की जो संख्या 24 थी उसे भी घटा करके यहाँ पर क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। तो इसमें महत्वपूर्ण जो आपके पॉइंट्स निकल के आते हैं, एक तो लघु संसद का निकल के आता है, फिर सिविल सेवा का पॉइंट निकल के आता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत वो भी इसमें निकल के आता है, और आपका विधान परिषद का जो गठन किया गया वह भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी अधिनियम के अंतर्गत जो लॉर्ड डलहौजी थे उनका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही इस अधिनियम को क्या किया गया था, लाया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी वो थी विस्तारवादी नीति। उन्होंने क्या किया था, अधिकतर जो राज्य थे उनको अपने में मिलाने की, विलय की नीति बनाई थी, जिसको वेबगत के सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भी जाना जाता है। तो जब साम्राज्य विस्तार की नीति को डलहौजी ने बढ़ावा अब दिया, आपको यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि किस गवर्नर जनरल ने साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा दिया था, तो उसमें डलहौजी का नाम क्या होगा, बहुत ऊपर लिखा जाएगा। उसने क्या किया कि व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर सभी जो रजवाड़े थे उनके लिए नियम बनाए कि भाई जिनके पुत्र नहीं होंगे और जिनका वंशज नहीं होंगे तो उन सभी राज्यों को अपने में मिलाने की क्या की गई, घोषणा की गई। जिससे क्या हुआ कि तीव्र विरोध हुआ, आम जनमानस में इसका क्या हुआ, बहुत विरोध हुआ। ये विरोध था ही। फिर 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वह भी इसी एक्ट के बाद क्या होता है। तो उसमें जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए विद्रोह हो जाता है तो फिर कंपनी क्या करती है, इस विद्रोह को पूरा दबाने का प्रयास करती है, और कंपनी जो रहती है इस विद्रोह को पूरा दबा देती है। लेकिन विद्रोह दबा तो दिया जाता है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह एहसास हो जाता है कि अगर हमें लंबे समय तक शासन करना है तो हमें अपनी नीतियों में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, नीतियों में सुधार करना पड़ेगा, जिससे हमारे साम्राज्य का स्थायित्व हो सके, सुदृढ़ीकरण हो सके, जिससे हम लंबे समय तक यहाँ पर शासन व्यवस्था को क्या कर सकें, स्थापित कर सकें। तो अब ये जब विद्रोह के बाद ये क्या करते हैं कि साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के बारे में ब्रिटिश संसद ने शासन के संचालन का अधिकार कंपनी के हाथों से क्या कर लिया, ले लिया। पहले ये सारा जो था अधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, वो सारा अधिकार इन्होंने क्या कर लिया, ले लिया। अब कंपनी के हाथ से सारा संचालन किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे जो शासन का था, साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करने का पूरा कोशिश किया, और सारा जो पावर था अपने हाथ में क्या कर लिया, ले लिया। और साम्राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए एक नया अधिनियम पास किया, भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा क्या किया कर दिया, पारित कर दिया गया। और कहा जाता है कि 1853 का जो राजलेख था ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद ये सारा जो कंपनी के हाथ से नियंत्रण रहता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सभी चीज़ों को अपने हाथ में लेने के परिणाम स्वरूप कंपनी का सारा जो अधिकार रहता है उसको समाप्त कर देती है, ठीक है। अब आपका जितना भी हम लोग ने 2 पार्ट्स में पढ़ा था उसमें का एक पार्ट आज पूरा ख़त्म हो गया है। मैंने सोचा कि आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक चार्टर बचा हुआ है, इस चार्टर को ख़त्म कर लिया जाए। फिर भारतीय शासन अधिनियम जब अलग से आएंगे उनको अलग से सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आपको पता है कि भारतीय शासन अधिनियम 1858 की जो उत्पत्ति है उसका मुख्य कारण ही था जो जनमानस में विद्रोह था ही था, और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया कि नहीं, अब कंपनी के हाथ में नियंत्रण उतना सुरक्षित नहीं है, और वो नियंत्रण फिर क्या कर लेती है, अपने हाथ में ले लेती है। और जैसे ही नियंत्रण अपने हाथ में लेती है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ कंट्रोल, वो जितना भी रहता है सब फिर क्या हो जाता है, सब समाप्त करने की क्या देती है, घोषणा कर दी जाती है। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल क्या करता है, भारत राज्य सचिव का एक पद क्या करता है, क्रिएट करता है,
जिसके बारे में हम लोग पूरा क्या करेंगे, भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। कैसे कैसे यहाँ पर गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी जाती है और भारत का प्रथम वायसराय कौन बनता है, ये सब चीज़ें अब आने वाले जितने भी अधिनियम होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और वहाँ से एग्जामिनेशन में सीधा सीधा प्रश्न आता है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को कैसा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।